मैं डॉक्टर मनु जी राय आज दिनांक 3 जुलाई 2020 को स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविता बीती विभावरी जागरी का अध्यापन करने जा रहा हूँ। मैं त्रिवेणी सत्यभामा महाविद्यालय हिसुआ के हिंदी विभाग का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना लहर में संकलित है। छायावादी कवियों में मुख्यतः 4 कवि थे। पंत प्रसाद निराला वर्मा, जिसमें 2 कवि बाद में छायावाद के बाद प्रगतिवाद में भी आए। उसमें निराला जी थे और पंत, लेकिन जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये दोनों आजीवन छायावाद से ही संबद्ध रहे। तो बीती विभावरी जागरी आद्योपंत छायावादी वैशिष्ट से आभूषित है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी कवियों की यह विशेषता थी कि वे प्रकृति का मानवीकरण करते थे, मानव के रूप में प्रकृति को प्रदर्शित करते थे और प्रकृति के प्रति सहानुभूति ने उन कवियों के काव्य को वैशिष्ट प्रदान किया है। ध्यातव्य है कि जो छायावादी साहित्य है वह परिनिष्ठित और साहित्यिक हिंदी का चरमोत्कर्ष काल है। साहित्यिक और परिनिष्ठित हिंदी जितनी विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है छायावाद में, वैसी अन्य किसी वाद में नहीं। तत्सम शब्दों का बाहुल्य, भाषा का साहित्यिक स्वरूप और तद्भव देशज विदेशज शब्दों से अलगाव ही छायावादी कविता की भाषा को नया स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए बीती विभावरी जागरी जो कविता है उसमें ये सभी वैशिष्ट्य मौजूद हैं। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी को जगाने का प्रयास करती है। सखी जगती नहीं है, लेकिन उसको जगाने के लिए वह बार बार प्राकृतिक दृश्यों का उदाहरण दे करके उसे जगाना चाहती है। यह विशेषता है कि प्रतिद्वंदिता की भावना के चलते एक व्यक्ति के कार्य व्यापार का दूसरे व्यक्ति के कार्य व्यापार पर आरोपण किया जाता है। अमुक व्यक्ति पढ़ रहा है, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। तो बीती विभावरी जागरी में भी यही बात है। एक सखी दूसरी सखी को जगाती हुई प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण करते हुए उदाहरण देती है। बीती विभावरी जागरी देखा जाए तो जागरी के माध्यम से संबोधन किया गया है। अत्यंत सख्य भाव के लिए री का प्रयोग किया गया है। रे का प्रयोग पुरुषवाची प्रसंग में होता है, री का प्रयोग स्त्रीवाची प्रसंग में होता है।
तो रात बीत गई। विभावरी, विभा से, विभा में भा शब्द से भाव बना है। विभा यानी प्रकाश, प्रकाश से युक्त रात, अर्थात वह रात जिसमें तारे ज्यादा चमकते हैं। तारों की चमक से जो रात सुशोभित हो जाए उसे विभावरी कहते हैं। तो सखी कहती है कि ऐ सखी जग जाओ, तारों वाली रात अब बीत गई, यानी अब उषः काल आ गया है, उषा का काल आ गया है और यह जागरण का समय है, शयन का समय नहीं है। अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागर, यह सांग रूपक है। सांग रूपक वहाँ होता है जहाँ पर रूपक अलंकार हो, लेकिन सभी अंगों के साथ अभिव्यक्त जब हो जाए रूपक अलंकार, तब उसको रूपक नहीं बल्कि सांग रूपक अलंकार कहते हैं। तो अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, आकाश रूपी, अंबर यानी आकाश, यहाँ पर आकाश होगा, वैसे वस्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नामक चतुर स्त्री डुबा रही है। उषा काल जब होता है तो तारा डूब जाते हैं, तारों का अवसान हो जाता है, छिप जाते हैं तारे। तो उसी को प्राकृतिक दृश्य का उदाहरण दे करके सखी कहती है कि ऐ सखी तू जग जाओ, इसलिए कि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नाम की चतुर स्त्री डुबा रही है। उषा काल के आने के पश्चात ही तारे क्रमशः विलुप्त होते जाते हैं। तो जिस प्रकार से कोई नवज्योति उषा काल में जगने के पश्चात कुआं से जल लाने के लिए घड़ों को उसमें डुबाती थी पूर्व काल में, आज तो वैज्ञानिक विकास के साथ उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो उसी का उदाहरण देकर के यह सखी अपनी प्रिय सखी से कहती है कि आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नामक चतुर स्त्री डुबा रही है, इसलिए तुम जग जाओ। नागरी का अर्थ होता है चतुर स्त्री, चतुर पुरुष को नागर, इसीलिए कृष्ण को नागर कहा गया है, नट नागर। और राधा को नागरी कहा गया है, जो नगर में रहता है चतुर व्यक्ति उसको नागर कहते हैं, और जो नगर में रहती है चतुर स्त्री उसको नागरी कहते हैं। तो राधा को बिहारी लाल ने नागरी कहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। तो राधा नागरी थी। तो यहाँ भी उषा नागरी है, चतुर स्त्री है उषा, जो तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है। एक दृश्य यहाँ पर संपन्न होता है। अब दूसरा दृश्य है, खग कुल 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 सा बोल रहा। खगकुल यानी पक्षियों का परिवार, कुल का अर्थ यहाँ पर होगा परिवार। खग शब्द बना है ख जोड़ ग से, ख का अर्थ होता है आकाश, ग का अर्थ होता है गमन करना, जाना। तो जो आकाश में गमन करे उसे खग कहेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो खग का अर्थ पक्ष,
आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी, तो पक्षियों का जो समूह है वह कुल शब्द का उच्चारण करके बोल रहा है। खग कुल सा बोल रहा है, यानी कुल की ध्वनि आ रही है पक्षियों के घोंसले से, या जो पक्षी घोंसले से बाहर हो गए हैं उनसे ध्वनि उत्पन्न हो रही है कुल की। तो यहाँ पर एक कुल का अर्थ होगा परिवार और दूसरे कुल का अर्थ होगा कलकल ध्वनि, जो पक्षियों के मुंह से निकलती है कुलकुलाने की आवाज। इसलिए एक ही शब्द यदि दो बार प्रयुक्त हो और दो अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहाँ पर जो अलंकार होता है वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकार, तो एक कनक का अर्थ हो गया सोना और एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। तो यहाँ भी खग कुल सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कलकल की ध्वनि उच्चारण करते हुए बोल रहा है। किस लय का अंचल डोल रहा है। किसलय, जो नए नए पत्ते हैं उनको किसलय कहा जाता है। जैसे सीता जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा अशोक वृक्ष के किसलयों को संबोधित किया है। अशोक वृक्ष से किसलय का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिन जन कर निदाना। तो जो नए अंकुरित होने वाले पत्ते हैं, नवजात पल्लव किसलय कहलाएंगे। तो खग कुल सा बोल रहा, खग कुल पक्षियों का समूह कुल ध्वनि से बोल रहा, और जो नए नए पत्ते हैं नवजात पत्र के किनारे डोल रहे हैं। पूरा वृक्ष नहीं डोल रहा है, पूरी टहनियाँ नहीं डोल रही हैं। जो नए नए पत्ते हैं हल्के वजन वाले हैं वही हिल रहे हैं। इसलिए कि उषः काल में हवा शीतल मंद और सुगंध होती से युक्त होती है। शीतल रहती है, मंद रहती है और सुगंधित रहती है। उषः काल में हवा तीव्र गति से नहीं बहती है। तो इसीलिए कह रहा है कवि कि किस लय का अंचल डोल रहा है। नवजात पत्र के किनारे के अंश डोल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका का अर्थ लता, कि देखो उषा नाम की चतुर स्त्री तो तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा चुकी है, और यह जो लतिका है वह भी मधु से युक्त नए रस की गगरी लेकर के आ गई है। मधु से युक्त मुकुलित पुष्पों को लेकर के यह लतिका रस की गागरी आई है। पन की गागरी को डुबाने के लिए उषा ने प्रयास किया है, और नवल रस की गागरी को लेकर के लतिका आई है। यानी लताएं जो पुष्पित हो जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में या उषा काल में, उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कवि वर्णित करता है। तो लो यह लतिका भी, लो देखो, सख्य भाव के कारण संबोधन यहाँ पर सख्य भावानुकूल हुआ है।
जागरी, लो जैसे शब्द सख्य भाव के द्योतक होते हैं। तो लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल, मधु से युक्त मुकुलित नए रस की गागरी को लेकर के आई है। यानी पूरे गागर में नवल रस, नवल सुगंध और नवल पुष्पों को लेकर के आई है लता। तो इन प्राकृतिक दृश्यों के पश्चात पुनः वह सखी अपने सखी के बारे में वर्णन करती है। ये तो प्राकृतिक दृश्य हुए जिनका उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन इन प्राकृतिक दृश्यों के पश्चात वह सखी अपनी सखी के बारे में बताती है कि अधरों में राग अमंद पिए। पहले निचले होष्ठ को अधर कहा जाता था, ऊपर वाले को ओष्ठ कहा जाता था, लेकिन बाद में दोनों को ओष्ठ कहा गया और दोनों को अधर भी कहा गया। लेकिन मूलतः प्रारंभिक काल में ऊपर वाले को ओष्ठ कहा जाता था, नीचे वाले को अधर कहा जाता था। जैसे बिहारी लाल ने एक दोहे में इन दोनों के अंतर को बताया है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस के बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। तो अधर धरत, अधर का अर्थ होता है नीचे। तो ये जो है यह नीचे है, इसलिए इसको अधर कहा गया, ऊपर वाले को ओष्ठ कहा गया। तो अधर धरत हरि के परत, जब बांसुरी बजाते थे कृष्ण तो उनके निचले होष्ठ पर या अधर पर बांसुरी रहती थी, ऊपर वाले ओष्ठ की उस पर छाया पड़ती थी, प्रतिबिंब पड़ता था। तो यहाँ भी अधरों में राग अमंद पिए, चूंकि अधर यहाँ पर बहुवचन में आया है। अधरों अर्थात ऊपर वाले होष्ठ और नीचे वाले अधर, दोनों में तुमने अमंद राग पिया हुआ है। अमंद यानी जो कभी मिटे नहीं। अधरों में राग अमंद पिए, अमंद राग तुमने इन अधरों में पिया है, इसलिए कि उस सखी के जो अधर हैं वे प्राकृतिक ढंग से लाल हैं। उसने कृत्रिम कोई लगाया नहीं है, कृत्रिमता का प्रयोग उसने नहीं किया है। नैसर्गिक ढंग से उसके ओष्ठ और अधर लाल हैं, रक्ताभ हैं। अधरों में राग अमंद पिए। तो यह सखी कहती है कि लगता है कि तुमने अमंद राग पिया है, यानी सुरा का पान किया है। सुरा का रंग साहित्यिक दृष्टि से लाल ही माना गया है, भले ही सुरा का रंग काला हो, पीला हो, उजला हो, लेकिन साहित्य में उसका रंग लाल माना गया है। तो अधरों में राग अमंद पिए, तुमने अमंद राग का पान कर लिया है। अधरों में राग का अर्थ स्वर भी होता है, राग का अर्थ प्रेम भी होता है। तो अमंद राग का तुमने पान किया है। अलकों में मलयज बंद किए। अलक, अलक का अर्थ होता है काले, घुंघराले और घने बाल। अलक सामान्य बाल को नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण के बाल काले और घुंघराले थे। यही नहीं, जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त जो नाटक लिखा है उसमें एक नायिका है जिसका नाम है अलका।
तो उसका नाम अलका इसलिए पड़ा, इसलिए कि उसके बाल काले और घुंघराले थे, लंबे लंबे बाल, घुंघराले बाल, घने बाल और पूर्णतः कृष्ण रंग के। तो अलकों में मलयज बंद के, तुमने अपने काले घुंघराले बालों में मलयज को आबद्ध कर लिया है। मलयज मैंने बताया कि उषा काल में जो पवन होता है वह 3 गुणों से युक्त होता है, शीतल, मंद और सुगंध। तो शीतल, मंद और सुगंध के चलते वह जो राग है वह मलयज, मलयज कहते हैं मलय पर्वत से निकलने वाले पवन को। मलयजा कहेंगे मलय पर्वत से निकलने वाली हवा को। चूंकि यहाँ पर ज अंत है, मलय के बाद ज वर्ण आया है, तो मलय से उत्पन्न होने वाला पवन। तुमने अपने अलकों में काले घुंघराले लंबे केशों में मलयज को बंद कर लिया है, मलयानिल को बंद कर लिया है। तू अब तक सोई है आली। आली, आली ही बताती है कि दोनों में सख्य भाव है। आली यानी सखी। तू अब तक सोई है, आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि उषा नाम की चतुर स्त्री तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है, और लतिका मधु मुकुल नवल रस की गागरी को लेकर के उपस्थित हुई है। पक्षियों का समूह कुल कुल की आवाज उत्पन्न कर रहा है, और तू अब तक सोई है आली। आश्चर्य कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तू सोई हुई है। आंखों में भरे विहागरी। विहाग, विहाग एक राग था जिसे आधी रात को गाया जाता था। हमारे यहाँ जो भारतीय राग हैं वे सभी राग समय परिस्थिति के अनुकूल प्रयुक्त होते थे। जैसे भैरवी, भैरवी राग भोर में गाया जाता था, उषा काल में। विहाग आधी रात को गाया जाता था। सोहर जन्मोत्सव में गाया जाता था। फाग फागुन महीने में गाया जाता था। तो उस नायिका का कहना है कि तुमको तो भैरवी राग का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद भैरवी राग गाया जाता है, लेकिन तुमने अपनी आंखों में विहाग को भर लिया है। अर्थात इस उषा काल में भी तू यही समझ रही है कि अभी अर्धरात्रि है, तो आंखों में भरी विहागरी। कविता के प्रारंभ और अंत में री के संबोधन से सख्य भाव को प्रारंभ से लेकर के अंत तक घेरा गया है। री में ही पूरी कविता सिमटी हुई है। सख्य भाव का यहाँ पर विशिष्ट स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है, जहाँ पर एक नायिका दूसरी नायिका को जगाती है, एक सखी दूसरी सखी को जगाती है।
उसे प्राकृतिक दृश्यों के कार्य व्यापार को दिखा करके कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जब उषा जग गई है, उसने तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा दिया है। लतिका मधुमुकुल नवल रस की गागरी को लेकर के उपस्थित हुई है, तो तुझे भी अब जग जाना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया है कि अधरों में अमंद राग का पान करके, काले घुंघराले लंबे केशों में मलयज को बंद करके अभी तक सोई हुई है, आंखों में बिहाग भर करके। यह उचित नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। तो यहाँ पर जो कविता का स्वरूप है, इसमें दो खासियत विशेष रूप से है। एक तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। लतिका किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, नायिका का नाम हो सकता है, लेकिन वह लतिका कोई नायिका नहीं है। प्रकृति की पुष्पित होने वाली लता है, जो उषा काल में पुष्पों से भर जाती है। उषा किसी लड़की का, नायिका का नाम हो सकता है, लेकिन इस कविता में जो उषा आई है वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई महिला नहीं, कोई नायिका नहीं, अपितु वह उषा एक समय है जिसका समय ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे से 4 बजे के बीच माना जाता है। उसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, यानी सूर्योदय के पहले का जो दृश्य होता है उसे उषा काल कहते हैं। यानी उषा काल थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले, जिसे 3 से 5 बजे तक का कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। 3 बजे से 5 बजे का काल उषा काल है। उसी समय एक नायिका अपनी सखी को जगाने के लिए प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करती है। सबसे बड़ी बात कि इस कविता में एक तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, दूसरा प्रकृति में भी स्त्रीत्व की प्रधानता है। छायावादी कवियों का यह वैशिष्ट्य रहा कि उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण ही नहीं किया, नारी को महत्ता उन्होंने प्रदान की। प्रकृति के मानवीकरण में भी उन्होंने स्त्रीत्व का वर्णन ज़्यादा किया है। जैसे यहाँ पर उषा और लतिका, ये दोनों नायिकाएं ही हैं, दोनों स्त्रीवाची रूप हैं। जगाने वाली और जगने वाली या सोई हुई जो जगेगी, ये भी स्त्री हैं। तो इस पूरी कविता में कवि ने छायावादी वैशिष्ट्य का प्रयोग किया है। यूं कहा जाए कि इस कविता में गेयता भी है। री के प्रयोग के द्वारा सुमधुर ध्वनि उत्पन्न कराने की व्यवस्था की गई है। बीती विभावरी जागरी, स्वरों का आरोह और अवरोह है, उत्कर्ष और पतन है। यह संगीत की
था में संपन्न होता है। इसलिए इस कविता में संगीतात्मकता भी है। दूसरी बात कि कविता साहित्यिक और परिनिष्ठित हिंदी में है। विशेष रूप से रूपक का प्रयोग किया गया है, जैसे संग रूपक का अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें संग रूपक है। अंबर से लेकर के नागरी तक स्वर और शब्द दोनों की मैत्री के लिए खग कुल कुल कितने मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। खग कुल कुल सा बोल रहा, बार बार ल की आवृत्ति हुई है, किस लय का अंचल डोल रहा। देखा जाए, एक ही ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, प्रारंभ में हो या मध्य में हो। इस वर्णिक सौंदर्य से काव्य सौंदर्य और अधिक विशिष्ट हो गया है। जो अंतिम चरण है कविता का, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, अलक में, अधर में, अमंद में। ये अ की आवृत्ति विशिष्ट है। कवि ने जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, ये विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। सामान्य महिला को, सामान्य नायिका को नागरी नहीं कहा जाता है। सामान्य बाल को अलक नहीं कहा जाता। कुटिल अलक मुख परत जो बढ़गो इतो उदोत, बंक बिकारी देते जो दाम रुपया होत। बिहारी लाल ने प्रयोग किया है कुटिल अलक, यानी टेढ़े काले बाल जो चेहरे पर घुंघराले हुए हैं। इससे उस नायिका की इतनी सुंदरता बढ़ जाती है मुखाकृति की, कि जिस प्रकार से दाम, लंबी लाइन को दाम कहा जाता था, और इसे घुमा देने पर रुपया उसका हो जाता है। ये पहले प्रयोग होता था। दाम के लिए एक खड़ी लाइन और रुपया के लिए इसे घुमा दिया जाता था। तो जिस प्रकार से दाम रुपया हो जाता है, उसी प्रकार से उसकी जो मुखाकृति का सौंदर्य है वह 100 गुना बढ़ जाता है। बंक बिकारी देते जो दाम रुपया हो, जो दाम रुपया हो जाता, 100 गुना बढ़ जाता था, वही स्थिति यहाँ भी है। तो उसी अलग का प्रयोग यहाँ पर किया है। और जिस नायिका ने सिकंदर के सेनापति, बल्कि सिकंदर के छाती में बाणों को मारा था, उस नायिका का नाम भी अलका था। जो गांधार की बेटी थी, जिसका भाई गद्दार था आंभिक, एक गद्दार की बहन अलका ने विश्व विजयी होने का स्वप्न देखने वाले सिकंदर को बाणों से विद्ध कर दिया था। वह काले घुंघराले लंबे बाल वाली थी, और उसी अलका के अलक शब्द का यहाँ भी प्रयोग हुआ है। अलकों में मलयज बंद किए।
मलयानिल को आबद्ध कर लिया है, ऐसा लगता है। तो यह जो कविता है वह छायावादी कविता है। यहाँ पर सख्य प्रेम का उल्लेख हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति और मनुष्य को एक साथ जोड़ दिया गया है। प्राकृतिक उपमान मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं और प्राकृतिक दृश्य मनुष्य के कार्य व्यापार से जुड़ गए हैं। कवि ने इसमें अलंकारों को जोड़ा नहीं, स्वभावतः अलंकार जुड़ गए हैं। इसके अलंकार बोझिल नहीं होते। यह कविता विशिष्ट कविता है और ऐसी कविताओं का प्रयोग छायावाद में भी बहुत कम ही हुआ है। बार बार री की जो आवृत्ति हुई है, वह री की आवृत्ति कभी काव्य प्रवाह के दृष्टि से हुई है, कहीं संबोधन की दृष्टि से हुई है और कहीं कहीं शब्दों के अंत में उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए हुई है। जैसे नागरी में री संबोधन नहीं है, नागर को नागरी, यदि पुरुषवाची शब्द रहता तो नागर होता, चूंकि ईसा है इसलिए नागरी कर दिया। तो जब ऊपर नागरी किया तो उससे तुक मिलाने के लिए नीचे मधमुकल नवल रस गागरी, गागरी शब्द का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में देखा जाए तो कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और नागरिका वृत्ति का प्रयोग किया गया है। माधुर्य और प्रसाद गुण का यहाँ समन्वय है। पूरी कविता में देखा जाए तो कठोर वर्ण कम ही प्रयुक्त हुए हैं। जैसे टवर्ग में पनघट और ताराघट में ही मात्र 2 बार ट वर्ण की आवृत्ति होती है, कहीं रेफ का प्रयोग नहीं है, कहीं द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं है। इसलिए इसमें कोमल कांत पदावली है। ल की बार बार आवृत्ति, क वर्ग की बार बार आवृत्ति यह सिद्ध करती है कि इसमें वैदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति और माधुर्य गुण का प्रसाद है, प्रयोग है। चूंकि कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ है इसलिए इसे कोमला वृत्ति से भी आविष्टित माना जा सकता है। चूंकि प्राकृतिक दृष्टि से प्रकृति प्रधान यह कविता है। 2 सखियों के बीच में एक सखी जगी हुई है, दूसरी सखी सोई हुई है। उस सखी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, वह पूरी कविता में सोई ही रह जाती है और उसकी सखी जगाने का प्रयास करती है। लेकिन यह कविता पूर्णतः छायावादी कविता है, तुकांत कविता है। बाद में प्रगतिवाद में तो तुक मिला भी नहीं, छंदों के बंधन से कविता मुक्त हो गई। लेकिन इस कविता में उसका प्रयोग हुआ है
इसलिए हमारे विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कविताएं जब सामने व्याख्या के लिए आ जाएं तो उनके शब्दों का वैशिष्ट्य जरूर वर्णित होना चाहिए। शब्दों के वैशिष्ट्य के लिए कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे विभावरी। मैंने पूर्व में भी बताया, विभावरी उसे कहा जाता है, उस रात को कहा जाता है जिसमें तारे अधिक चमकते हों। तो तारे तब चमकते हैं जब कृष्ण पक्ष की रात रहती है। जब शुक्ल पक्ष की रात रहेगी तब तारे नहीं चमकेंगे, चंद्रमा चमकेंगे। यह ध्यान देना चाहिए कि जब तारे चमकेंगे तो चंद्रमा लुप्त रहेंगे, और यदि चंद्रमा चमकेंगे तब तारे प्रभावहीन रहेंगे। तो विभावरी वह रात है जो तारों से युक्त भर रहती है, तारों की चमक जिसमें अधिक रहती है, यानी आकाश निरभ्र रहे, बिना बादल का रहे, तब वह रात विभावरी कही जाएगी। लेकिन वह रात कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए। दूसरा शब्द व्याख्या है नागरी। नगर से बना है नागर, जो नगर में रहता है वह नागर कहलाता है। लेकिन प्रारंभ में नगर या शहर में रहने वाले चतुर व्यक्ति होते थे, इसलिए उनको नागर कहा जाता था। गांव में रहने वाले सामान्य व्यक्ति रहते थे जिन्हें गंवार कहा जाता था। बाद में उन्हें मूर्ख समझा जाने लगा गांव वाले को। तो यहाँ पर नागरी चतुर स्त्री को कहा जाता है, वह भी व्याख्या है। दूसरा किशलय। किशलय सामान्य पत्ते को नहीं कहा जाता है, नवजात पल्लव किशलय है। पुराना हरा लंबा लंबा पत्ता पत्ता हो सकता है, किशलय नहीं। जैसे फूल का प्रारंभिक स्वरूप कली है, उसी ढंग से पत्ते का प्रारंभिक स्वरूप किशलय है। नूतन किशलय अनल समाना। इसके बाद अधर। अधर शब्द भी व्याख्या है। शब्द को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, अधरों। मैंने बताया था कि यह मूल रूप से प्रारंभिक काल में नीचे वाले को अधर कहा जाता था, ऊपर वाले को ओष्ठ कहा जाता था, या होठ कहा गया बाद में। लेकिन धीरे धीरे दोनों के लिए ओष्ठ या दोनों के लिए अधर शब्द का प्रयोग होने लगा। यानी ओष्ठ और अधर का अर्थोत्कर्ष हो गया, अर्थ व्यापक रूप में बढ़ने लगा, उसकी अर्थ बल्कि विस्तार हो गया, व्यापक हो गया। दोनों को अधर कहा गया, दोनों को ओष्ठ कहा गया। तो यहाँ भी अलकों में मलयज बंद किए। उष नायिका के बाल घुघराले काले, केश सुगंधित थे, इसलिए अलकों में मलयज बंद किए का प्रयोग किया है। आँखों में भरे विहागरी। विहाग सामान्य रात को नहीं कह सकते, रजनी को विहाग नहीं कहा जा सकता है। विहाग आधी रात को कहा जाता है। रात के भी कई चरण होते हैं। गोधूली वेला है, सांध्य वेला है, मध्य रात्रि है, उषा काल है,
सवेरा है, ऐसे ऐसे चरण हैं। तो विहाग का अर्थ होगा आधी रात, यानी यहाँ पर नायिका उषा काल में भी सो रही है, मानो कि वह समझ रही है कि आधी रात ही हुई है। आंखों में भरे बिहागरी। इस प्रकार यह जो कविता है वह छायावादी वैशिष्ट से युक्त कविता है। इसमें सख्य भाव के माध्यम से एक सखी ने दूसरी सखी को जगाने का प्रयास किया है। प्राकृतिक दृश्य जो उषा काल में होते हैं उनको उदाहरण देकर के बताया गया है। यही नहीं, प्रकृति के स्त्री पक्ष के ही क्रिया व्यापार को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। यही नहीं, इसमें नायिका को, सुषुप्ता नायिका को बार बार यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि वह सुंदर युवती है, काले घुंघराले केशों वाली युवती है। उसके अधर के रंग प्राकृतिक ढंग से लाल हैं। वह नायिका मलयानिल पवन से युक्त केशों वाली है, अर्थात वह नायिका पद्मावती है। तो इस प्रकार से इस कविता का स्वरूप वर्णित किया गया है। भाषाई दृष्टि से यह कविता परिनिष्ठित और साहित्यिक हिंदी है। सामान्य अर्थ वाली कविता है। इसका अर्थ सामान्य व्यक्ति भी ग्रहण कर सकते हैं और इस कविता में जो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वे सामान्य अलंकार ही हैं, क्लिष्टता वाले अलंकार नहीं हैं, जो इस कविता के वैशिष्ट की अभिव्यक्ति करते हैं। वर्तमान काल में महाविद्यालय में उपस्थित होकर के अध्यापन करना या वर्ग में उपस्थित होकर के अध्ययन करना कोरोना को निमंत्रण देना है। अलग रह करके ही हम अध्यापन कर सकते हैं और आप उस अध्यापन का मोबाइल के माध्यम से श्रवण करके बार बार सुन करके लाभ उठा सकते हैं। हम बचें, दूसरे को बचाएं, दूर रहें, लेकिन भावनात्मक संबंध जुड़ा रहे, यह प्रयास होना है। यह अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए उपयुक्त है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा के विद्यार्थी हमारे द्वारा अध्यापित विषय का श्रवण करके लाभ उठाएं, जो आगामी परीक्षा में आपको अत्यधिक अंक दिला सकें। धन्यवाद।